आपको हमने कहा कि आप आंकड़े प्रदर्शित करिए कि कितने लोग उसमें मारे गए, वो किस जिले के हैं, वो किस राज्य के हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 48 घंटे तक चुप बैठे रहे जब ये पूरा हत्याकांड हुआ। कोई साहब कह रहे थे कि वो जो हिंदू मारे गए, मारे नहीं गए, मोक्ष प्राप्त हुआ उनको। तो हमारा ये कहना था कि आप भी मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। आधा कुंभ खाली है, जमीन खाली है, आधे में लग रहा है कि जैसे पूरा देश करेला है। वो जो आधा खाली है किसके लिए? थर्ड क्लास यूट्यूबर्स, थर्ड क्लास क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस और सी ग्रेड के एक्टर और एक्ट्रेसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। देश की राजनीतिक तौर पर जो पारा है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की सियासत देख लें हम कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और लगातार जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही हमलावर है। तो वहीं अगर बात कर ले देश की संसद की, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने है, उसका मुद्दा भी गर्मा चुका है। इसी के साथ साथ देश का बजट आया तो सरकार पर भी सवाल उठ गए। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करनी जरूरी और समझना जरूरी है कि आखिर राजनीतिक तौर पर बीजेपी की मंशा क्या है, विपक्ष को लेकर जिस तरीके से हमलावर है। और यह आरोप लगता रहता है कि विपक्ष हमेशा देश को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, असल मुद्दों से हटाया जा रहा है। तो उसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या राय है महाकुंभ को लेकर। 27 का चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति भी गर्माई हुई है। तो उसी के साथ साथ अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी एक बार फिर से गर्मा चुका है। मेरे साथ अमीक जामाई जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है। उनसे बातचीत करते तो समझते हैं कि क्या उनकी राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो जाहिर तौर पर आप हमलावर तो रहेंगे योगी सरकार, बीजेपी सरकार पर। लेकिन शुरुआत करते हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि इससे पहले आपने पीएम मोदी के दौरे को लेकर टिप्पणी की थी। मोदी जी महाकुंभ जाते हैं, डुबकी लगाते, और आप कह रहे हैं कि पूरा समीकरण वोटों को साधने के लिए था। पहली प्रतिक्रिया क्या है महाकुंभ को लेकर? योगी सरकार इतना प्रचार क्यों कर रही है? लगातार अभी आंकड़े भी दिए उन्होंने कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है इस महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 4PM का बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात करना ज़रूरी समझा। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत नहीं करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मुखालफत नहीं करते हैं, वो हमारे वज़ीर आला हैं। सवाल सिर्फ ये है कि देश की तीसरे नंबर की संसद में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब कुंभ के इंतजाम में बड़ी आगजनी होती है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है। जब वहां लोग अनेकों मारे जाते हैं, सैकड़ों के ऊपर बड़ा डाटा आ रहा है, लाशें गायब हैं, किसी के पिता गायब हैं, किसी की माँ गायब है, किसी की बिटिया गायब है, तो डिम्पल जी को तकलीफ होती है। अगर आप पॉलिटिशियन ना भी हों, अगर आप इंसान भी हों, तो आप ये कहेंगे कि इन हुकूमतों को हमने क्यों चुना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी ने कहा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी धर्म के कार्य से आए, दिल्ली लखनऊ आ गए और लखनऊ नहीं चला पा रहे, धर्म का काम नहीं कर पा रहे। सवाल ये है कि सिर्फ जब मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया है, 10,000 करोड़ का बजट, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके आने जाने का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम। तो सवाल ये है कि आपने AI टेक्निक्स यूज़ करी, आपने पूरे देश की फोर्स लगाई हुई वहाँ पर, तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, आपको हमने कहा कि आप आंकड़े प्रदर्शित करिए कि कितने लोग उसमें मारे गए, वो किस ज़िले के हैं, वो किस राज्य के हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 48 घंटे तक चुप बैठे रहे जब ये पूरा हत्याकांड हुआ। जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया, तब जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी समझा।
और उसके बाद आपने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये तो विपक्षियों की साजिश से हुआ है। किसी आईएएस अफसर ने बताया कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि अनगिनत जो लाशें अभी तक जो लापता हैं, माननीय अखिलेश जी सवाल नहीं उठाएंगे, डिम्पल यादव साहिबा सवाल नहीं उठाएंगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मेन विपक्ष है, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन सवाल उठाएगा? आप सुल्तानपुर में जो श्रद्धालु हैं, पुलिस आपकी पीटने का काम कर रही है। 30 से 40 किलोमीटर लोग पैदल आ रहे हैं। 40 किलोमीटर। आप तो हिंदुत्व के नाम पे आए हैं। 24 घंटे आप ये कहते हैं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी ब्रांडेड पार्टी है, तो हिंदू परेशान क्यों है? हिंदू को पुलिस पीट क्यों रही है? 40 किलोमीटर माएँ, बूढ़ी, बुजुर्ग लटकती हुई सामान लेते हुए 40 किलोमीटर आती हैं और वो औंधे मुंह इतना थक जाती हैं कि वो गिर जाती हैं सरहद पे हिला प्रयागराज के। और जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। आपके ही चैनल पे हमने देखा कि कितने लोग खुले आसमान में ठंड में सिकुड़ते हुए, और एक एरियल शॉट हमेशा हमें दिखाया जाता है कि जो वो ट्रायंगल है कुंभ का, आधा कुंभ खाली है, जमीन खाली है, आधे में लग रहा है कि जैसे पूरा देश करेला है। वो जो आधा खाली है किसके लिए? थर्ड क्लास यूट्यूबर्स, थर्ड क्लास क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस और सी ग्रेड के एक्टर और एक्ट्रेसेस। वो जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म पूरा डीआईजी, डीएम सब लगे हुए हैं, कप्तान सब लगे हैं, पुलिस फोर्स लगे हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा जो इंतजाम जो फेल हुआ, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, कभी जाएगा नहीं। जी, आपने अभी अपनी बात में हत्याकांड शब्द का इस्तेमाल किया। आप मानते हैं कि जो महाकुंभ में भगदड़ मची, जिन लोगों की जान गई, वो हत्या पूरी एक साजिश के तहत? आप बताइए हमें कि जब 2013 में जी, तब तो डबल इंजन सरकार नहीं थी, सूबे में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और मरकज में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। दो अलग अलग हुकूमत थी। रेलवे पे एक भगदड़ हुई थी जिसके इंतजाम में आजम खान साहब का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि रेलवे का सेंटर पुलिस फोर्स होता है इसके अंदर। उसके बावजूद भी आजम खान साहब ने उस जमाने में इस्तीफा पेशकश कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन इतने लोग जो मारे गए, रात में एक पुलिस का जिम्मेदार ऑफिसर, वो जो थकान से लथपथ लोग जो जमीनों पे पड़े गए आके, जो हिल नहीं पा रहे वहां से, उनको जबरदस्ती उठाया गया। और एक दूसरी तरफ जो बैरिकेड खाली है, उधर उनको फोर्स करने का काम किया गया, जिसके बाद वो भगदड़ का वाकया हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? और जिन आईपीएस ऑफिसर्स को महाकुंभ की जिम्मेदारी दी गई, वो बहुत ही सेंसिटिव केसेस में कई बार वो नौकरियों से सस्पेंड रह चुके हैं, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो एडीजी हो। तो सवाल ये है कि जब आम लोग वहां परेशान हैं, अब आप जाएं वहां पे तो बिस्लरी का पानी लेना हो तो 400 रुपया का बिस्लरी का पानी मिल रहा है, समोसे लेने हो तो 100 रुपया के एक समोसे मिल रहे हैं। ये पूरे तरीके से जो महाकुंभ में हमारे मुख्यमंत्री जी सही कहते थे कि इससे बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब इससे रिकवरी होगी बहुत ज़्यादा। तो ये जो लोग माफिया बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो कुंभ के लोगों से उगाही कर रहे हैं खाने पीने के नाम पे, तो रिकवरी तो अच्छी हो रही है। जिस तरीके से आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है, वीआईपी कल्चर को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वीआईपी इंतजाम जो किया जा रहा है उसमें आम व्यक्तियों के लिए कोई सुविधा क्यों नहीं है? तो क्या आप ये मानते हैं कि महाकुंभ को पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है बीजेपी ने, ताकि 27 का रास्ता आसान हो सके? देखिए, हमारा ये कहना है, समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कुंभ जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी महानतम विरासतों में से कुंभ हमारा एक है। वो सबका है, वो राहुल जी का भी है, वो अखिलेश जी का भी है, वो मायावती जी का भी है, वो मोदी जी का भी है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जब कुंभ की शुरुआत करी तो कहा आप 100 करोड़ लोग आएंगे, खाने के इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। गंगा जी तक साफ नहीं थी,
जितने शंकराचार्य थे, जितने भी महामंडलेश्वर थे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो कहा कि गंगा का जी का पानी तो आचमन योग्य नहीं है। एनजीटी ने बोला, तो आपने इस लायक नहीं छोड़ा कि गंगा जी में कोई आचमन कर सके। अब उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वहीं से डिक्लेयर हो जाएगा। आपने कहा इंडिया ब्लॉक के खिलाफ आपने गाली गलौज शुरू करवाई वहां से, जिन्हें आपने जमीनें एलोकेट करी, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा चला रहे थे। कोई साहब कह रहे थे कि वो जो हिंदू मारे गए, मारे नहीं गए, मोक्ष प्राप्त हुआ उनको। तो हमारा ये कहना था कि आप भी मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। आपको जो गरीब लोग हैं, जो हम मारे गए सरकार की गलतियों से, आप कह रहे हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा कि टोटली उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल, और जो विराट हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जी, साधु संतों की नाराजगी के बावजूद भी यूपी सरकार की कोई खास जवाबदेही हमने नहीं देखी। लेकिन सर, अब देश के अंदर वक्फ बोर्ड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। जेपीसी की रिपोर्ट आई है, विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। डिम्पल यादव जी जो आपकी नेता है, उनका भी बयान सामने आया कि हम इस बिल के खिलाफ है, संशोधन के खिलाफ है, और जो सत्ता पक्ष है उसका गुट भी, एक बड़ा गुट हमारी इस पूरी बात से इत्तेफाक रखता है। क्या आपत्ति क्या है? संशोधन अगर होता है तो फिर वो किस चीज के खिलाफ है, क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? देखिए, आप एक बात समझिए, आप आदरणीय डिम्पल यादव साहिबा ने, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने, और सबसे पहले तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में कहा कि ये कलेक्टर राज की शुरुआत है, और एक जमीन की गलती से एक सदी हमें भुगतना पड़ा, एक कलेक्टर की गलती से। अब दोबारा कलेक्टर तय करेगा कि ये वक्फ की जमीन है कि नहीं है। 1950 में लैंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया। 1951 में जो हम पहली फसली बोलते हैं रेवेन्यू में, 1951 में आई। उससे पहले जो हमारी मसाजिद हैं, मकबरे हैं, दरगाहें हैं। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में सरकार ये पूछ रही है कि हमें आप लैंड एग्रीमेंट दिखाइए कि उस ज़माने में हज़रत अमीर खुसरो को, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ज़मीन किसने डीड करी। तो क्या आप डीड दे सकते हो? क्या आप एग्रीमेंट दे सकते हो? अखिलेश जी का और हमारी पार्टी का, हम लोगों का प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर सिखों का क्या काम है, तिरुपति में गैर हिंदुओं का क्या काम है। तो मुसलमानों की इस पूरे मामले में, जो उनका अपना रिलीजियस मामला है, सरकार पंडा क्यों बनना चाहती है? सरकार के दखलंदाजी का क्या काम है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की तरक्की के लिए इस काम को करना चाहते थे, तो 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें से बेशतर सरकारी कब्जे में है। आप उत्तर प्रदेश की लखनऊ में आ जाइए, हजरतगंज में ऐसी 15 प्रॉपर्टी हैं जो सरकार के कब्जे में है। अगर किराया आना शुरू हो जाए तो गरीब मुसलमानों का जो आप कह रहे हो, तो मदद वहां से मिल जाएगी। तो पहली शुरुआत तो आप यहां से करिए। लेकिन ये पूरा जो मामला है, जो स्टेक होल्डर्स थे, हम खुद लखनऊ की जेपीसी में जगदम्बिका जी के सामने बतौर मेंबर पेश हुए स्टेक होल्डर्स में से। तो हमने जगदम्बिका जी से पूछा अभी कि जगदम्बिका जी, अभी तो बिल आया भी नहीं, टेबल भी आपने नहीं किया। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक ऐसा सर्वे करवाया मुसलमानों के वक्फ का, जिसमें 14,000 हेक्टेयर की ज़मीन का वक्फ सर्वे हुआ, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, दोनों ने मिलकर किया। आप जानती हैं उस रिपोर्ट में क्या आया? उनका कहना है कि 14,000 हेक्टेयर में 11,500 हेक्टेयर मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें, वो वक्फ नहीं है, सरकारी है। जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनका ये कहना है वो सरकारी हैं। आप बताइए कि 1930 की, 1940 की, 1950 की, 1960 की, हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हों या मुसलमान हों, तो वो कहते हैं कि 2 बिस्वा ज़मीन है, बोल दिया कि इस पर मंदिर बना लो भगवान के नाम पे, हनुमान जी का मंदिर बना लो। तो कौन सा एग्रीमेंट होता है? हिंदू भाई उसको अपने तरीके से चलाते हैं, ये उनका काम है, ये उनका पर्सनल मामला है।
मुसलमानों में ऐसी होता है कि जो लोग अपने आप को अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, कहते हैं भाई ये 5 बिस्वा ज़मीन है, इसमें जुमा मस्जिद में बन जाए, तो कौन सा एग्रीमेंट होता है, कौन सा ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है। अब सरकार का ये कहना है कि जो वक्फ बाय यूज़र, जिसमें कब्रिस्तान और मस्जिदें आती हैं, तो जो वक्फ बाय यूज़र है वो सरकारी है। लेकिन सर, इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरा बिल पेश किया गया था, तब से लेकर अभी तक सरकार का ये तर्क है कि कोशिश सिर्फ इतनी है वक्फ बोर्ड में संशोधन हो ताकि पारदर्शिता आ सके, आधुनिकता आ सके और जवाबदेही तय हो सके। यही प्रयास सरकार कर रही है। फिर आप देखिए प्रयास तो उनका बहुत अच्छा है। प्रयास तो यही है ना कि आपने उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर जो वक्फ ज़मीनें हैं, आपने कहा कि उसमें 11,000 सरकारी है, तो प्रयास में कोई कमी है? प्रयास में तो कोई कमी नहीं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एनिमी प्रॉपर्टी की ज़मीनों पे, वो इंटरेस्टेड हैं वक्फ ज़मीनों पे। एनिमी प्रॉपर्टी की जो भी ज़मीनें थीं, चलिए वो तो हुकूमत की हैं, बट उन्होंने एक ऐसा पावर जनरेट किया है कि अब आज सरकारी बिल्डरों, सरकार के जो मित्र बिल्डर हैं, उनको आप उसको बेच सकें होटल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए। क्या वो गरीबों के लिए बन रही है? इसी तरह से वक्फ की जो ज़मीनें हैं, सरकार उसको कब्जा करना चाहती है और इस मुल्क में मुसलमानों को ये चैन से रहने देना नहीं चाहते हैं हम। लेकिन एक बात बहुत साफ बता देना, ठीक है, देश का नया बजट आ चुका है। बजट को लेकर हालांकि अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया कि जनता के चेहरे पर अभी भी मायूसी है, नए पैकेट माल बेचा जा रहा है, इस तरीके के बयान विपक्षी नेताओं के आए। लेकिन सर, मिडिल क्लास को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की, गवर्नमेंट ने, और साफ पूरा पिटारा उन्हीं के लिए खोल दिया। इस नए बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 12 लाख एनम किसकी तनख्वाह है? क्या जो मिडिल क्लास, हम आप मिडिल क्लास हैं, मान के चलते हैं, हमारी तनख्वाहें 12 लाख हैं सालाना? बिल्कुल। कैसे संघर्ष से हमारे देश का युवा, नौकरियां नहीं है, इंतजामात नहीं है, घर का इंतज़ाम नहीं, रहने का इंतज़ाम नहीं है, तो आपने जिनके लिए किया है, हमें तो नहीं मालूम किसके लिए किया है, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? हमारा देश किसानों से शक्तिशाली बना है। तो अखिलेश जी ने पूछा कि जो किसानों का एमएसपी का मामला था, देश का जो एमएसएमई है वो सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करता है। एमएसएमई आपने पूरा हमारा देश में कोलैप्स हो चुका है ऑलरेडी। आप कानपुर चले जाएं, आप भदोही चले जाइए, आप बनारस मुबारकपुर का साड़ी उद्योग चले जाइए, आप फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग चले जाइए, आप कन्नौज का इत्र उद्योग चले जाइए, ऑलमोस्ट सरकार ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो बजट इनको खड़ा करने के लिए जो मदद किया जाना चाहिए, सरकार की निगाह में धर्म के चश्मे से देखने की है। तो हमारा उत्तर प्रदेश तो बैठ गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो अखिलेश जी ने यही बात पूछी थी कि जो बजट एलोकेशन है इसमें उत्तर प्रदेश का क्या हिस्सा है, तो किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और जो हमारा किसान है परेशान है। नौकरियां अखिलेश जी के ज़माने में जो जनरेट हुई थी, शिक्षकों की नौकरियां, पुलिस फोर्स की नौकरियां, वो जब भी भरी जाती हैं उसका पर्चा लीक होता है, एसटीएफ जांच करती है। नीट का लीक हुआ, तो चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी इस बजट से खुश नहीं है। 12 लाख की तनख्वाह का हम तो चाहते हैं कि सरकार एक आंकड़ा बताए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह 12 लाख रुपए महीने की है। तो ये सरकार पूरे तरीके से गरीब, किसान, युवा, महिला विरोधी बजट था। जी, मैं आखिरी टिप्पणी छोटी सी इस पर चाह रही हूँ, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। भले ही बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बड़ी चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन बिहार, जहाँ विधानसभा चुनाव भी आने, और बिहार के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पिटारा खोला, सौगातें दे दी हैं। तो क्या सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ निगाहें बीजेपी की टिकी हुई है? देखिए एक बात समझिए, आदम गोंडवी एक शायर होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। तो हमारा देश के जो नागरिक है वो बहुत सजग है। सवाल ये है कि बिहार का जो आदरणीय नीतीश जी ने जिस बुनियाद पर रिश्ता बनाया दोबारा भारतीय जनता पार्टी से, कि जो स्पेशल पैकेज का जो बजट एलोकेशन है वो बिहार के लोगों को मिल जाएगा।
लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं कि क्या फैक्ट्री नीतीश जी के आने के बाद बिहार में लग गई, या नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत देश भर में प्रोजेक्ट किया गया, क्या वो यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची? हम लोगों ने अखिलेश जी को 5 साल का जो पूरा कार्यकाल है, देश का सबसे बड़ा हाईवे बनाया, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने इसमें गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो हमारी है, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, ये सब 5 साल में बन गई थी। अस्पताल बन गए थे, बच्चों के अस्पताल बन गए थे, पुलिस फोर्स की भर्तियां हो गई थी, 1090 बन गया था। लेकिन क्या नीतीश जी के आने के बाद या पहले के रिश्ते में और बाद वाले रिश्ते में, तलाक के बाद दोबारा जो रिश्ता बना, तो क्या नालंदा यूनिवर्सिटी बन पाई? तो बिहार की जो जनता है वो सामाजिक न्याय की बुनियादों पे सोच रखने वाली आवाम है, किसानों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर देश को एक डायरेक्शन देने वाले लोग हैं। तो सीधे सीधे आदरणीय तेजस्वी जी और जो हमारा इंडिया ब्लॉक है वहाँ पर, उसकी शक्ति आप देखिएगा कि बिहार में दोबारा बड़ी मजबूती से वहाँ सरकार बनेगी। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। विपक्ष की शक्ति और सरकार के एजेंडे, कौन किससे टकराता है आने वाले चुनावों में देखना होगा, क्योंकि बिहार की चुनाव भी नजदीक है। लेकिन सवाल ये है कि महाकुंभ और वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, उसमें मुद्दे कौन से और आने वाले हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार कितना गिरती है, क्योंकि विपक्ष तो हमलावर दिखाई दे रहा है। खैर, इस खास बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।